जब भी तयंग और जोंगकुक दोनों सिर्फ एनेक्स में होता है, उस वक्त जोंगकुक का चेहरा उदास और अकेला सा लगता है। जोंगकुक हमेशा शांत तरीके से तयंग से मिलने, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एनेक्स में आता है। अपने कपड़े उतारकर चुपचाप उसका इंतज़ार करता है जब तक उनका समय शुरू नहीं हो जाता है। जोंगकुक हमेशा थका थका सा लगता है और जब भी वो उसके करीब आता है, जोंगकुक के चेहरे पर एक चुप्पी सी डर सा होता है। लेकिन आज वो अलग लग रहा था। ड्यूक के कमरे के बाहर जोंगकुक ज़्यादा जिंदा दिल लग रहा था। जोंगकुक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे। एक हल्का सा प्यारा स्माइल उसके चेहरे पर था। जब वो अपनी उम्र की कुछ और टीचर के साथ चल रहा था, उनमें से एक को ड्यूक ने पहचान लिया था, मिसेज वन, जो उस पिकनिक में उसके साथ थी। तयंग की नज़र जोंगकुक पर टिक गया था। तयंग जोंगकुक को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि जोंगकुक पहले से पतला हो गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो डरा हुआ और थका हुआ एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं था। वो पहले जैसा अंदर से टूटा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि एक हल्का सा नूर उसके चेहरे पर था। जोंगकुक इतना खुश और नॉर्मल लग रहा था कि ड्यूक एक पल के लिए उसे किसी और लड़का समझ बैठता है। तयंग का मन दो भाग में बांट गया था। क्या वो खुश हो कि जोंगकुक अब इतना बेचैन नहीं लगता है, या गुस्सा हो कि जोंगकुक उनके बीच की सच्चाई को इतना अच्छी तरह से छुपा रहा था। लेकिन तयंग अपने मन में सोचता है, अगर ड्यूक चाहता है कि वो लोग उसे सिर्फ उसके स्पेशल रोल में देखें, तो ड्यूक उसे वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर वो चाहता है कि लोग उसे एक नॉर्मल आदमी की तरह देखें, तो वो उसके साथ वैसे ही बिहेवियर करेगा। लेकिन जोंगकुक उसे क्या हो गया है? क्या वो खाना पीना बंद कर दिया है? क्या वो हमारे बेबी को जन्म देना नहीं चाहता है, या फिर वो मेरे बच्चे से मेरी बेबी को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है? पर फिर भी जब कभी उनके बीच का वक्त थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और उसे थोड़ा ज़्यादा शक्ति दिखानी पड़ती है, तो वे जोंगकुक कभी कुछ नहीं कहता है ड्यूक से। जोंगकुक हर लफ्ज़, हर तकलीफ़, हर लम्हा, सब कुछ बिना कुछ कहे सह लेता है। और एक चीज़ तयंग के दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग छोड़ता जा रहा था। जब रात ख़त्म होता है और वो अकेला रह जाता है, उसके पास सिर्फ खामोशी होती है और जोंगकुक की तस्वीर। तयंग के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुका था। तयंग के लिए सब कुछ सिंपल नहीं रहा था अब। तयंग अब भी उस मोमेंट का सेटिस्फेक्शन महसूस करता है जब ड्यूक किम तयंग जोंगकुक के चेहरे पर शर्म का हल्का सा रंग और कसक का एक झलक देख पाता है। तयंग जानता था जोंगकुक अब भी उससे पूरी तरह इंडिफरेंट नहीं है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जब भी जोंगकुक टूटने के किनारे तक पहुंचता है, जैसे तयंग उसकी आंखों के कांपते किनारे और थरथराते होठों से समझ जाता है कि वो तकलीफ़ में है, तो उस वक्त तयंग का अपना दिल थोड़ा भटक जाता है। वो पानी के पास जाकर गहरा सांस लेता है। तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आते थे, जैसे उसने खुद को शांत करना सीख लिया हो। पहले जैसे उसके एक्सप्रेशन से जो हल्का सा मनोरंजन मिलता था ड्यूक को, वो अब ख़त्म होता जा रहा था और उसके जाने के बाद सिर्फ एक खाली सा एहसास छोड़ जाता था वो एनेक्स के बेडरूम में। उसकी ये हिम्मत जो उसे इतना अलग बनाता था बाकी सबसे, अब तयंग को गिल्टी फील करवा रही थी। उसे वो वक्त याद आया जब पिछले साल के स्प्रिंग में उसका टेम्पर कंट्रोल से बाहर चला गया था। ये पहली बार था जब उसके अंदर किसी को हर्ट करने की स्ट्रांग फीलिंग आई थी, और ये तब हुआ जब उसने अपने मॉम से सुना कि जियोन जोंगकुक, उसकी जोंगकुक किसी और यानी पार्क बुगम से शादी करने वाला है। जब भी जोंगकुक उससे दूर जाने का सिग्नल देता था, वो फीलिंग फिर से लौट आया था तयंग के अंदर। तयंग ने सोचा, क्या उस गुस्से का असली टारगेट बुगम था या खुद जोंगकुक? शायद उस लड़के ने उसे इतना कन्फ्यूज़ कर दिया था कि अब उसके इमोशंस का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी तयंग ये मान नहीं सकता था कि वो अब भी उस लड़के से कितना अट्रैक्ट फील करता है। उस लड़के ने उसके अंदर ऐसे इमोशंस जगाए थे जो पहले उसने कभी महसूस नहीं किए थे। कभी उससे नहीं लगा था कि किसी की थरथराती
शरीर देखकर उसका मन किसी रॉ डिज़ायर से भर जाएगा, वो इंस्टिंक्ट्स जो उसके लिए कभी मायने नहीं रखता था जब तक उसने उस लड़के को नहीं देखा था। मास्टर, तभी एक अटेंडेंट ने सॉफ्टली उससे कहा। तयंग अपनी साइड देखता है। कार का डोर ऑलरेडी ओपन था, सिर्फ उसके बाहर आने का वेट हो रहा था। लग रहा था वो पहुंच चुका है। एक हल्की सी शाई लेके तयंग ग्रेसफुली कार से बाहर आया और लॉबी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसे कई कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने वेलकम करते हुए ग्रीट किया। वो सब लोग उसके आते ही उसकी तरफ रश कर रहे थे, बिल्कुल उसके फुल्ली अंदर जाने से पहले। जो बिल्डिंग उसके सामने थी वो ट्रूली मैग्निफिसेंट थी। तयंग ने थोड़ा साइड होकर खुद को ऐसे पोजीशन में रखा जहाँ से वो फ्रीली बाहर की सनलाइट स्ट्रीट को देख सके। उसकी आंखों ने स्ट्रीट को स्कैन किया, हर एक पर्सन को देखा जो पास हो रहा था उसके करीब से, नोइंग वेरी वेल कि जंगकुक कभी उस रोड पर नहीं आएगा। थोड़ी देर तक उसकी दिल से जुड़ी थॉट्स के बाद उसने अपना एक्सप्रेशन काम और पोलाइट बनाया और अंदर एंटर कर गया। हर दिन जंगकुक अपने अंकल को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ ऑफिस भेजने के लिए देखते हुए खड़ा रहता था। वो उसके चलने का अंदाज, उसकी थकान, सब कुछ महसूस करता था। जब वो आर्बिश ग्रीन हाउस के लिए अपना बड़ा सा डफेल बैग लेके निकलता था, स्टेयर्स से नीचे जाते हुए और प्लैटिनस रोड पर दूसरे गार्डनर्स के साथ वॉक करते हुए, वो सब लोग किसी वर्क के लिए जा रहे थे। सोल्जर जैसे लग रहे थे। ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर तो रीस्टोर हो गया था जैसे पहले था, लेकिन जितने रेयर प्लांट्स वापस लगाए गए थे वो मोस्टली विंटर फॉरेस्ट में मर गए थे। वो सब प्लांट्स बहुत रेयर थे, इजीली रिप्लेस नहीं किए जा सकते थे क्योंकि सोर्सेस लिमिटेड थे। और जंगकुक जानता था उसके अंकल वांग कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। वो इस काम को अपना फर्ज मान चुके थे। जैसे किम फैमिली ने उनके लिए जो किया, उसके बदले में ये उनका रीपेमेंट था। जंगकुक के लिए उनके लिए चिंता करना नेचुरल था। अंकल वांग सुबह से शाम तक काम करते रहे हैं, सिर्फ इस गिल्ड के साथ कि एक्सीडेंट उनकी वजह से हुआ है। जंगकुक देख सकता था वो थक चुके थे लेकिन डिटरमाइंड भी थे। जंगकुक, व्हाट आर यू डूइंग आउट हेयर? अंकल वांग ने जैसे ही उसे देखा कॉर्नर पर खड़े होकर पूछा। बाहर ठंड है, अंदर चले जाओ, उन्होंने इंसिस्ट किया। जंगकुक ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन फिर भी कैबिन के वार्मथ में जाने का मन नहीं हुआ उसे। वो बस खड़ा था, उन्हें देख रहा था जाते हुए। अंकल वांग ने डिसाइड किया था कि वो हर एक गार्डनर, बोटानिकल गार्डन और इवन प्लांट्स कलेक्टर के पास जाकर नए रेयर प्लांट्स ले आएंगे, लेकिन उसमें वीक्स लग सकते थे। जंगकुक सोचने लगता है, क्या उसे भी अपने अंकल के साथ ट्रैवल पर निकल जाना चाहिए? वो नहीं चाहता था कि वो आर्बिश में उनकी कैबिन में हफ्तों तक अकेला रहे, लेकिन उसे डर भी था। अगर उसने ड्यूक से परमिशन मांगा तो शायद वो और स्ट्रिक्ट हो जाए उस पर, और तब लोगों को शक होने लगेगा कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। एक एक करके सब फैमिली मेम्बर्स अपने गार्डनर्स को बाय कहकर चले गए। बस जंगकुक ही रह गया था ठंडी हवा में अकेला। उसे नहीं पता चला वो कितने देर तक वहाँ खड़ा रहा है, बस उस बीटर कोल्ड के साथ। तभी एक कार की आवाज़ ने उसके थॉट्स तोड़ दिए। जंगकुक को पता था ड्यूक उस कार में था। वह तुरंत वहाँ से निकल गया था। उससे कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए था जंगकुक को, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करना है। लेकिन कार तो ह्यूमन से फास्ट होती है ना। वो उसके पास से गुजरी, एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड के साथ। जंगकुक अपने हाथ टाइट पकड़ लिए होप करता रहा कि वो कार रुके ही ना, सीधा आर्बिश पहुंच जाए। जंगकुक का चेस्ट एंजाइटी से भर गया था क्योंकि अब वो अंकल के पीछे नहीं छुप सकता था। इतना बड़ा मैटर नहीं था, ड्यूक के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इस बात की कि वो क्यों चला गया है। जब जंगकुक ड्यूक को और देख नहीं पा रहा था, तभी जंगकुक तुरंत अपने केबिन वापस चला जाता है। जैसे जैसे वो बाहर रुका रहा, उसके थॉट्स और ज़्यादा रेस्टलेस होने लगे। उसने अपने पीछे दरवाज़ा लॉक किया और विंडोज़ को डबल चेक किया, फिर अपने कपड़े उतार के अपने आप को थोड़ा गर्म किया। उसने घर क्लीन किया और सूखे कपड़ों को प्रेस किया। जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी
उनमें उसे कंफर्ट मिला। हर दिन जब वो अकेला होता था वही उसका एक ब्रेक होता था। उसे लगने लगा था कि जल्दी तयंग सिर्फ एक याद बन जाएगा। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, शायद वो मुझे अपने शादी के पहले छोड़ देगा। जोंगकुक बस ड्यूक किम तयांग को और लेडी आयु को साथ साथ खड़े देखा था। दोनों एकदम परफेक्ट पेयर लग रहे थे। जोंगकुक के चीक्स थोड़ा रेड हो गए जब वो चुपचाप उनके पास से निकला। एक अजीब सा फीलिंग उसके दिल में था जब उसने उन दोनों को याद किया, लेकिन उसने सोचा कि वो बस ठंडे वेदर की वजह से है। जैसे ही वो अपने डेस्क के पास बैठने जा रहा था, भी उसके विंडो पे आ गया। इस बार यूजुअल टाइम से पहले उसके पास फिर से एक मैसेज था ड्यूक के तरफ से। जोंगकुक ने गुस्से में उस नोट को फाड़ दिया और फायर में डाल दिया। उसके बाद उसने अपने डेली काम किए, जानवरों को खाना दिया, बर्तन धोए। जब सब काम खत्म हो गया तो उसने मन मार के तैयार होना स्टार्ट किया और कॉटेज लॉक करके चला गया एनेक्स की तरफ, शैडो का यूज़ करते हुए जैसे हर बार करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन ड्यूक से फ्री हो जाए, वो किसी दूर शहर चले जाए अपने अंकल बंग के साथ, शायद साउथ साइड में सेटल हो जाए, लव वैली के पास। उसने सुना था वहाँ काफ़ी अच्छा वेदर होता है, फिर वो और उसका अंकल ट्रिप पे जा सकते थे, सिर्फ दोनों, खाते हंसते, बर्ड्स देखते, किसी ट्रॉपिकल आइसलैंड पे या फिर किसी स्नोई माउंटेन में वैकेशन लेते, फिर वापस आते अपने छोटे क्यूट घर में जो सिर्फ उनका होता, नॉट किसी और की मेहरबानी पर। घर को वो अपने हिसाब से डेकोरेट करता और उसका अंकल अपना गार्डन ग्रो करता बैकयार्ड में। जोंगकुक के सपने तभी टूट गए जब एनेक्स की बिल्डिंग नज़र आए। जोंगकुक डर के साथ उस तरफ बढ़ने लगता है। जोंगकुक ऑलरेडी डेज काउंट कर रहा था जो उसे ड्यूक किम के साथ बिताने थे। अपने क्रूएल रिलेटिव्स के साथ रह चुका था जोंगकुक बचपन में, तो सोचा कि कुछ महीने और निभा लेगा वो। उसका चेयरफुल मूड गया और एक शैडो उसके फेस पे चलने लगा। जब वो ड्यूक से मिलने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सन अभी पूरी तरह डूबा नहीं था जब वो वहाँ पहुँचा, इसलिए चुपचाप आना मुश्किल था। एनेक्स फिर भी वैसा ही लग रहा था। एक बड़े से रूम में वो था और फायर प्लेस जल रहा था। एलिगेंट फर्नीचर बिल्कुल वैसा ही था और जोंगकुक अभी भी ड्यूक किम तयंग का इंतज़ार कर रहा था बिना कपड़ों के। तंग आराम से अपने पेपर्स पढ़ रहा था, जैसे उसके बेयर शरीर को एक डेकोरेशन की तरह ट्रीट कर रहा हो। अब वो ज़्यादा बिजी रहता था, फैमिली बिजनेस ग्रो कर रहा था जो मोस्टली उनकी कंपनी की इम्प्रूवमेंट की वजह से हो रहा था। उस कंपनी का सिस्टम जो उसके ग्रैंडफादर ने और इनडायरेक्टली उसके फादर ने बनाया था जब वो दोनों जिंदा थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उन्होंने उसे बताया था कि किसी भी बिजनेस का हेड अकेला सब हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने हर डिटेल को सिंप्लीफाई कर दिया था और काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया था। ये सिस्टम तब अप्लाई नहीं हुआ था जब वो जिंदा थे, लेकिन अब तयंग उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा था। अब उसे बस मेजर प्रोजेक्ट्स और बड़े डिसीजन लेने होते थे जो कंपनी के फ्यूचर को बना भी सकते थे, बिगाड़ भी सकते थे। जब से उसने लिखना पढ़ना सीखा था, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का सेंस डाल दिया गया था। लेकिन दुनिया रोज़ बदल रही थी, नए प्रॉब्लम्स और नए सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी जिनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता था। इसलिए वो हर रिपोर्ट को केयरफुली एनालाइज करता था। जो रिपोर्ट वो इस वक्त पढ़ रहा था वो मीनिंग राइट और फॉरेन ऑयल फील्ड्स के बारे में थी। जब उसे लगता कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है तब वो बस एक बार सिर उठाता है, जोंगकुक की खूबसूरती को देखता है, फिर वापस काम पर लग जाता है। अगर आज कोई और रात होती तो ये दीवार उन दोनों के मॉन्स और प्लेजर से भर जाती, लेकिन आज वो बस फायर की हल्की सी आवाज़ सुनते हुए अपने पेपर्स को पढ़ रहा था। दूसरी तरफ जोंगकुक इरिटेट हो गया था। वो ज़मीन पर बैठा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो रात पूरी तरह छा गया था। सेटिंग सन के ऑरेंज शेड गायब हो चुके थे। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अक्सर तो जैसे ही वो खुद को बिना कपड़ों के कर लेता है वो तुरंत स्टार्ट करता था, लेकिन आज वो बस वहाँ ऐसे ही बैठा था,
ऑकवर्ड और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता हुआ उसने अपने हाथों से अपने आप को कवर किया और वो शेम वापस महसूस करने लगता है। ड्यूक सिर्फ साइड आइज से उसे एक बार देखते हैं और फिर अपने पेपर्स में लग जाते हैं। उसने पूरे टाइम सिर्फ काम ही किया जब से वो उनके साथ थी। आखिर वो एक ठीक डॉक्यूमेंट नीचे रखता है और दोनों की नज़र मिलती है। जॉन्गकुक का दिल धड़क गया। उसने जल्दी से नज़र हटा लिया और नीचे देखने लगा। ताइयांग अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम इतनी देर से इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम्हें ठंड लग सकता है। तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हो हमारे बेबी के साथ। फिर उसने सुना कि वो अचानक उठ गया। उसने सोचा शायद आप शुरू करेगा, लेकिन उसके कदम दूर जाने लगे, पास नहीं। वो जा रहा था, कॉन्फ्यूज्ड। जॉन्गकुक ने ऊपर देखा। जैसे ही डोर बंद हुआ उसने उसकी हल्की सी आवाज़ सुनी। वो किसी से बिजनेस की बातें कर रहा था डोर के पीछे से। उसके टोन से जॉन्गकुक समझ गया था कि वो अपना पोलाइट और स्ट्रांग वाला पर्सनैलिटी यूज़ कर रहा था, एक रिस्पेक्टेबल ड्यूक जैसे। उसने उसके आवाज़ को धीरे से पढ़ते सुना और फिर उसके वापस रूम में आने की आवाज़ सुना। आज ड्यूक किम ताइयांग ने अपने दिमाग में सोच लिया था कि जॉन्गकुक को ये सबक सिखा कर ही रहेगा और ये बात उसके दिमाग में फिट करके ही रहेगा कि वो उसका हस्बैंड है, कोई गैर नहीं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।